वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज जो है हम इकोनॉमिक्स के जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसका जो है पार्ट 1 आज मैं कराऊंगी एंड पार्ट 2 जो है प्रीवियस ईयर ही होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है ये कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं, हमेशा जो है रिपीट होता है। तो कल इसकी जो है पार्ट 2 करेंगे और आज जो है इसका हम पार्ट 1 करेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है इससे बहुत से क्वेश्चंस जो है आपको हमेशा देखने को मिला होगा, बट फिर भी क्या होता है कि हमसे गलत हो जाता है। तो आज जो है हम बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए जो सबसे पहले है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि कितनी बार पूछा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो देखिए निम्न में से किस गतिविधि का जो संबंध है वो द्वितीयक क्षेत्र से है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर से है। तो सबसे पहले आपको तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं, देन हम ऑप्शन देखेंगे। देखिए कि प्राइमरी में क्या आता है, पता तो हमें होता है कि प्राइमरी में क्या होता है, फिर भी क्या होता है हमसे गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। प्राइमरी में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सारे प्राइमरी में आते हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राइमरी में क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन हो गया। और क्या आता है इसमें एग्रीकल्चर, मतलब कृषि, एग्रीकल्चर कृषि आता है इसमें। मत्स्य पालन हो गया, ये भी किस में आता है, मत्स्यन जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो भी प्राइमरी में ही आता है। ये देखिए सब नेचुरल है। मत्स्यन हो गया, वानिकी हो गया, वानिकी एंड खनन, खनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइनिंग। तो ये देखिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन, एग्रीकल्चर, कृषि, मत्स्यन, वानिकी, खनन। तो ये किस में आते हैं, ये प्राइमरी में आते हैं। अब हम सेकेंडरी देखते हैं। आप एक एक चीज़ लिख लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में जो है इसमें आता है उद्योग, जिसे क्या बोलते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। उद्योग हो गया, निर्माण, निर्माण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो किस में आएगा, वो भी आएगा सेकेंडरी में। विनिर्माण जिसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी होंगी वो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो भी किस में आएगा, वो भी आपके सेकेंडरी वाले में आएगा। एंड गैस, तो ये सब किस में आते हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं। उद्योग हो गया, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, मतलब इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी का। मैंने आपको प्राइमरी भी बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया। अब टर्शियरी देखते हैं। इन तीनों से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया तृतीयक, जिसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो देखिए इसमें टर्शियरी में जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें ये चीज़ क्लियर रखेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो सब किस में आता है, वो टर्शियरी में आता है। टीचिंग भी एक तरह का क्या है, ये भी टर्शियरी ही है। जो टीचिंग है, टीचिंग जो है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इससे किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सर्विस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो टर्शियरी में आता है। तो टीचिंग भी इसमें होगा, बैंकिंग भी होगा, बैंकिंग हो गया, जो भी सेवा हो गई, संचार, कम्युनिकेशन, इस संचार हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन, बैंकिंग हो ही गया, एंड बीमा। देखिए इन सब के द्वारा आप क्या करते हैं, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो टर्शियरी में आता है। टीचिंग के द्वारा भी हम करते हैं, बैंकिंग हो गई, सेवा हो गया, कम्युनिकेशन, संचार, परिवहन एंड बीमा। तो ये तीनों किस में आ गए, ये सारे के सारे टर्शियरी, मतलब तृतीयक में आ गए। तो अब आपको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों चीज़ें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें आपको सेकेंडरी वाला बताना है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कृषि किस में आता है, प्राइमरी में आता है। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, ये किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। वानिकी भी किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। और जो कम्युनिकेशन है, संचार, ये किस में आता है, तो ये आता है आपके उसमें टर्शियरी, मतलब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये आता है आपका। यहाँ मैं लिख देती हूँ। देखिए कृषि जो है ये पहले में आता है, निर्माण मतलब कोई कंस्ट्रक्शन है वो सेकेंडरी में आता है, वानिकी जो है, वानिकी किस में आता है, प्राइमरी में आता है। एंड संचार तो आपको पता ही है कि आप टर्शियरी में आता है। एंड जो विद्युत, गैस आपूर्ति, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस है ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं सेकेंडरी में।
तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि आपको सेकेंडरी वाला बताना है। तो सेकेंडरी वाला कौन सा होगा, एक तो निर्माण एंड एक विद्युत गैस आपूर्ति, मतलब दूसरा एंड पांचवा। तो देखते हैं ऑप्शन में है ऐसा 2 और 5, तो ये रहा ऑप्शन डी, इसमें दिया है 2 और 5, तो ये दोनों करेक्ट होंगे, इसका राइट आंसर होगा। बिकॉज देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकेंडरी, और सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं, तो सेकेंडरी में आपको पता ही है वानिकी आता है, सॉरी वानिकी नहीं, वानिकी तो उसमें आता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में क्या आता है, विद्युत गैस आपूर्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, और एक कौन सा आता है सेकेंडरी में, निर्माण। तो ये हमेशा आप क्लियर रखिएगा कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो किस में आता है, वो टर्शरी में आता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस में आती हैं, प्राइमरी में आता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, जो भी उद्योग हो गया, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत गैस, ये आता है आपके सेकेंडरी में। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 2 और 5। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो हैं वो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक हैं, और इनको ही क्या कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यहां लिख देती हूं। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये था इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। ये था क्वेश्चन 2। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो भी क्लासेस के अपडेट एंड पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको पीडीएफ एंड डेली जो क्लासेस के अपडेट हैं वो मिलता रहेगा, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए इसका है एडम स्मिथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है गलत भी बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लिया हुआ है, और बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है बहुत से एग्जाम में। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सीएसओ करता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है, जिसमें कंफर्टेबल हो। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो सीएसओ करता है। सीएसओ का मतलब सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। अब देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो सीएसओ है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, और ये जो है किससे मिलकर बना होता है, तो ये सीएसओ प्लस एनएसएसओ, ये भी याद रखिएगा। ये सीएसओ जो है, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे मिलकर बना होता है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ। और बाद में जो है ये क्या बन गया, बाद में ये एनएसओ बन गया। ये दोनों जो है बाद में क्या बन गया, एमएसओ बन गया। अब ये जो सीएसओ और एनएसएसओ है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है मॉस्पी, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, मॉस्पी मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये मॉस्पी क्या होता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो मॉस्पी है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ, मैं सारी चीज़ें लिख रही हूँ, आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिक्स नहीं है इसलिए मैं इसको लिख कर बता रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये फुल फॉर्म भी इसलिए लिखी हूँ बिकॉज कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो जो मॉस्पी है उसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं सांख्यिकी। हिंदी में आप याद रख सकते हैं इसको, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन
मंत्रालय, क्रियान्वयन मंत्रालय, तो ये इसे हिंदी में बोलते हैं मंत्रालय। तो ये जो है किसके अधीन आते हैं, ये जो CSO प्लस NSSO है वो मॉस्पी के अधीन आता है, और मॉस्पी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो ये था। और राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी में आपको एक चीज़ मैं अलग से बताना चाहूँगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ISI है जिसे क्या बोलते हैं, इंडियन, ये पूछा हुआ है इसलिए इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट। ISI का मतलब इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लिख लीजिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी, महालनोबिस। ये भी आप याद रखिए बिकॉज ये स्थापना वाला पूछा हुआ है कि ISI इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की, तो वो की महालनोबिस। और जैसे इनका नाम आता है आपने पढ़ा होगा कि इन्हीं के इसी आधार पर जो है किस पंचवर्षीय योजना जो है आधारित है, सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो इन्हीं के आधार पर, इसी पर क्या है आधारित है, महालनोबिस मॉडल। तो याद रखिएगा ISI की स्थापना महालनोबिस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता। तो ये था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अवमूल्यन। जो अवमूल्यन है इसको हिंदी में क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखिए अवमूल्यन को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। आपने सुना भी होगा डीवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है, जो डीवैल्यूएशन है इसका मतलब होता है कि जो भारत की जो मुद्रा है, जो करेंसी है भारत की मुद्रा, उसका जो मूल्य है वो कम हो जाना। तो भारत की मुद्रा का जो मूल्य है जब वो कम हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन, मतलब अवमूल्यन। अब आपको सबसे पहले मैं इसे समझाना चाहूँगी तभी आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए जब भी मान लीजिए कि पहले जो है $1 में कितना रुपया आता था, 70। मान लीजिए कि $1 में जो है पहले 70 रुपये आ रहे थे, अब जो है $1 में कितना आएगा, 80 रुपये आएगा। तो पहले कितना आ रहा था, 70 आ रहा था, अब जो है $1 में 80 रुपये आएंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा। निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा और आयात क्या होगा, आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले $1 में 70 रुपये आ रहे थे, अब जो है $1 में 80 रुपये आएंगे। तो इससे क्या होगा कि निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा और आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जो निर्यात है उसे क्या मिलेगा, उसे बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा और आयात जो है वो घटेगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए डीवैल्यूएशन हुआ, मतलब भारत की जो मुद्रा है उसका मूल्य कम हो जाना, तो उससे क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा या फिर आयात जो है घटेगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा। जब भी डीवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है, जो निर्यात है उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पहले $1 में 70 रुपये आ रहे थे, अब 80 आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे निर्यात सस्ता होगा और जैसे ही निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें पूछा है डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन जो है, देखिए अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है, जब भी डीवैल्यूएशन होगा तो उससे क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखिएगा इससे जो है निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए जो भारत में क्या अवमूल्यन हुआ है, मतलब डीवैल्यूएशन, तो भारत में पहली बार जो है अवमूल्यन डीवैल्यूएशन कब हुआ था, 1949 में पहली बार हुआ था। तो याद रखिएगा उसके बाद से 3 बार हुआ है, 1966 में भी हुआ था दूसरी बार, और जो है एक बार 1991 में, और 1991 में 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1 जुलाई को और एक कब हुआ था, 3 जुलाई को।
तो देखिए डेट याद रखिएगा, डीवैल्यूएशन पहली बार 1949 में हुआ था, देन 1966 में, उसके बाद 1991 में, 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई, मतलब 1991 में कितनी बार हुआ था, 2 बार हुआ था। तो आपको याद रखना है। और डीवैल्यूएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, निर्यात जो है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाया भी है। तो ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, बट उसमें बहुत से लोगों को डाउट था, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिया है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय आय किस प्रकार जो है प्राप्त की जाती है। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर जीडीपी से, और ये क्या हो गया, राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय एनएनपी। तो अगर आपको जो है डी का जी से हो गया ग्रॉस, डी से हो गया डोमेस्टिक, पी से हो गया प्रोडक्ट। तो अगर आपको जो है ग्रॉस से, अगर ग्रॉस से जो है नेट निकालना है, मतलब निवल, नेट निवल, तो अगर ग्रॉस से जो है नेट प्राप्त करना है, नेट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, घिसावट, घिसावट या फिर मूल्यह्रास, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले वाली क्लास आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमेशा जो है, जब भी ग्रॉस से जो है हमको नेट प्राप्त करना है, ग्रॉस से नेट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, घिसावट या फिर डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाया जाता है। तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद से निवल राष्ट्रीय आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें इसका आंसर क्या होगा कि इसमें घिसावट या डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बिकॉज ग्रॉस से हमको जब भी नेट निकालना होगा उसमें से घिसावट या फिर डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक और पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा कि देखिए मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, जीडीपी एंड जीएनपी, इसका मतलब हो गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को क्या बोलते हैं, घरेलू, और इसका नेशनल, नेशनल को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। तो देखिए, जब भी आपको घरेलू से मतलब डोमेस्टिक से आपको नेशनल, राष्ट्रीय निकालना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो है डोमेस्टिक से नेशनल जो है राष्ट्रीय निकालने के लिए विदेशी आय, जो विदेशी आय है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो विदेशी आय को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। दोनों का याद रखिएगा, जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक से राष्ट्रीय निकालने के लिए विदेशी आय को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। और इसके पहले जो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सकल मतलब ग्रॉस से आपको नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, घटाया जाता है। और डोमेस्टिक से अगर जो है राष्ट्रीय निकालना है, नेशनल निकालना है, तो विदेशी आय को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दो चीज़ याद रखेंगे तो हमेशा कभी डाउट ही नहीं होगा। एक डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो विदेशी आय को जोड़ना पड़ेगा, और एक ग्रॉस से जो है नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखेंगे तो कभी भी आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपको पता ही चल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा कि इसमें डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कितनी बार पूछा है, और अभी इसका सीटेट के एग्जाम में इसकी स्थापना भी पूछी थी, नाबार्ड। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल, पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड अभी कौन है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, वर्तमान में इसके हेड कौन है, गोविंद चिंतालू। ये आप याद रखिएगा।
देखिए मैंने इसमें क्या क्या बताया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। ये आप बातें नाबार्ड में याद रखिएगा, कभी ना कभी आपको ऐसे क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन बिटकॉइन के खोज करता है? देखिए जो बिटकॉइन है उसके खोजकर्ता कौन है? तो वो है सातोशी नाकामोतो। ये आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को, सातोशी नाकामोतो ये क्या है? ये जो है बिटकॉइन के खोज करता है। अब इसमें जो ये दोनों है, इसका भी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी लिख लीजिए। ये जो नोरिया तानाकुची हैं, ये नैनो तकनीक शब्द, इसकी खोज किसने की है? देखिए नैनो जो तकनीक शब्द है, वर्ड जो है नैनो तकनीक शब्द, इसकी खोज किसने की है? नोरिया तानाकुची। और रिचर्ड फिनमैन ये क्या है? तो ये है नैनो तकनीक के पिता, नैनो तकनीक के फादर हैं ये, नैनो तकनीक के पिता। फादर कौन है? रिचर्ड फिनमैन। नोरिया तानाकुची क्या है? नैनो तकनीक शब्द की खोज नोरिया तानाकुची ने किया, और नैनो तकनीक के फादर कौन है? रिचर्ड फिनमैन। आप इस मैन से भी याद कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किसका कौन सा होगा। तो देखिए जो मैन है, तो मैन से आप याद रख सकते हैं फादर, मतलब नैनो तकनीक के फादर हैं। तो अगर आपको फादर वाला याद रहेगा रिचर्ड फिनमैन, तो ये नोरिया तानाकुची तो आप याद ही कर सकते हैं, नैनो तकनीक शब्द। अब जो दूसरे ऑप्शन है वो भी देखते हैं। और सातोशी नाकामोतो का मैंने आपको बता ही दिया, बिटकॉइन की खोज करता है। और जेम्स जो विल्सन है, ये कौन है? तो देखिए जो आयकर जो है, आयकर पहली बार किसने लगाया था? पहली बार जो है जेम्स विल्सन के द्वारा ही लगाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिटकॉइन के खोज करता है सातोशी नाकामोतो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बिकॉज आपको पता है पहला वाला जो होता है वो हमेशा ही पूछते हैं। तो वो कौन है? पहला नोबेल पुरस्कार, और यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर क्या होगा? भारतीय। आपको भारतीय बताना है। तो अर्थशास्त्र का पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार, मतलब पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? किसका? अर्थशास्त्र का। तो वो है अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1958 में। 1958 में। और किस लिए मिला था? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। ये भी आप लिख लीजिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। तो अर्थशास्त्र का जो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीय को मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है 1958 में, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। सारी चीज़ें आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो वस्तु और सेवा कर जो है, मतलब जीएसटी, ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। जीएसटी वस्तु और सेवा कर जो है वो किस सूची का कर है? कल मैंने आपको जब 7वीं जो शेड्यूल्स है, जो 7वीं अनुसूची है, जब वो मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 7वीं में राज्य सूची, संघ सूची एंड समवर्ती सूची आता है। और जैसे ही समवर्ती सूची आएगा तो उसका अनुच्छेद मैंने आपको क्या बताया था? 246। इसका मतलब ही क्या होता है? जीएसटी से संबंध है। क्यों? क्योंकि जीएसटी पर कौन सा कर लगता है? समवर्ती सूची का कर लगता है। समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो समवर्ती सूची, तो जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर जो है किस सूची का कर है? कॉन्करेंट लिस्ट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का कर है। और जो इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद है 246 है। और संविधान संशोधन कौन सा है जीएसटी का? 101वां संविधान संशोधन। और समिति वो भी याद रख सकते हैं आप, समिति है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। देखिए जीएसटी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जीएसटी जो है लागू कब हुआ था? तो लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017। और इस सबसे पहले इसको लागू किसने किया था? असम। देखिए कितने सारे क्वेश्चन जीएसटी से बन सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी जो है समवर्ती सूची का कर है, अनुच्छेद इसका 246। और ये 101वां संविधान संशोधन, समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू हुआ था, और सबसे पहले इसको किसने लागू किया था? असम ने लागू किया था।
तो ये सारे पॉइंट जो है जीएसटी से बनते हैं। और एक चीज़ और है, जो जीएसटी काउंसिल का जो गठन, उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 279A। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची का कर है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये था क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज संचित निधि का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। संचित निधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड। कॉन्सोलिडेटेड फंड, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड है, उसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर मैंने सारे लिए हुए हैं सो दैट मैं आपको सब बता सकूं। सबसे पहले देखिए, जो 243I है अनुच्छेद, इसका जो है उल्लेख किसमें है, तो ये किससे रिलेटेड है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, 243I। 267 ये किससे है, तो ये है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 जो है वो आकस्मिक निधि से है। 266 जो है ये किससे है, ये है संचित निधि, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो देखिए 243I राज्य वित्त आयोग से है, 267 जो है आकस्मिक निधि से है, 266 जो है कॉन्सोलिडेटेड मतलब संचित निधि से है। और एक और देखते हैं 280 अनुच्छेद 280 जो है ये किससे है, वित्त आयोग। और आपको पता है कि हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। और हाँ, आप लोग जो है बजट, जो भी अब एग्जाम्स आएंगे उसमें बजट से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस साल का जो बजट आया हुआ है इसे क्वेश्चन जो है बनेगा ही बनेगा। तो इसकी क्लास जो है मैंने ली हुई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, आप वो देखिएगा। मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से डिटेल में बताया है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप जो है बजट की जो प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर दोनों क्लास देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि संचित निधि का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है कॉन्सोलिडेटेड फंड। किसमें है, अनुच्छेद 266, ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको जो है आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। और अगर आपको लगा होगा कि हाँ मैं सच में आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक किया कीजिए। और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप इसे ज़रूर शेयर किया करें। और अभी तक आप लोग जो है मेरे चैनल को, जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 2 है वो कल मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास भी देखिए और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगी। तो पूरी क्लास आप लोग देखा कीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, रिवीजन करते रहिएगा। जो भी पहले आपको मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको फिर वो भूल जाएगा। तो कल मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।